बीमा ज्ञान के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य बिंदुओं पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। देखिए, बजट की मोटी-मोटी बातें तो सबने सुन ली होंगी, पर आज हम समझेंगे कि इन घोषणाओं का असली मतलब क्या है। इस बजट का जो सेंट्रल थीम है, वो है विकसित भारत का सपना। और सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एम्बिशन यानी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की बात नहीं, बल्कि इंक्लूजन यानी सबको साथ लेकर चलने की भी बात है। तो आज हम इसी संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स के लिए और आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य यही है कि बजट की जो बड़ी तस्वीर है उसे समझें। सरकार का विजन क्या है, ग्रोथ के मुख्य स्तंभ कौन से हैं और किन सुधारों पर मतलब रिफॉर्म्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में तोड़कर समझ सकें ना। ठोस सुधार करना और ऐसी नीतियां बनाना जो लोगों के लिए हों, ना कि सिर्फ लोक लुभावन वादे। और इसे कह सकते हैं 3 मजबूत आर्थिक स्तंभों पर खड़ा किया गया है। 3 स्तंभ कौन कौन से? पहला है मॉडरेट इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई को काबू में रखना। दूसरा है सस्टेन्ड ग्रोथ, यानी करीब करीब 7% की विकास दर को बनाए रखना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन यानी सरकारी खर्च और उधार पर नियंत्रण। बिल्कुल, बेहिसाब खर्च करने से बचना। बजट में संकल्प और 3 कर्तव्यों 3 कर्तव्यस का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, संकल्प तो वही है, सबका साथ सबका विकास। और इसे पूरा करने के लिए 3 कर्तव्य तय किए गए हैं। पहला कर्तव्य है प्रोडक्टिविटी और कम्पेटिटिवनेस को बढ़ाना, मतलब हमारे उद्योग और हमारे लोग दुनिया में किसी से पीछे ना रहें। ठीक है। दूसरा है लोगों की क्षमता का निर्माण करना, ताकि वो भी इस तरक्की का हिस्सा बन सकें। और तीसरा ये सुनिश्चित करना कि हर परिवार तक अवसर पहुंचे। और इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की रफ्तार बनाए रखने की भी बात कही गई है। जी बिल्कुल, 350 से ज्यादा सुधार लागू किए गए हैं, जैसे जीएसटी को और सरल बनाना और लेबर कोड्स को नोटिफाई करना। इसके लिए हाई लेवल कमिटीज भी बनाई गई हैं। चलिए, ये तो हुई विजन की बात। अब आते हैं विकास के इंजनों पर। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इस बार कुछ बहुत बड़े दांव हैं। सबसे बड़ा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स। हाँ, और ये सिर्फ देश में चिप बनाने की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। आज के समय में चिप्स की अहमियत बहुत ज्यादा है और हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इसी तरह की एक और योजना है बायोफार्मा शक्ति। जी, बायोफार्मा शक्ति, इसका लक्ष्य है दवा निर्माण में, खासकर जो नई पीढ़ी की दवाइयां हैं उनमें आत्मनिर्भरता हासिल करना। इसमें एक और बड़ा नाम है दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक योजना। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, ये वो चुंबक हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, फोन और विंड टरबाइन में लगते हैं। और इस पर अभी एक ही देश का, मतलब चीन का दबदबा है। तो ये योजना उस निर्भरता को तोड़ने के लिए है। हम खुद इन खनिजों का खनन और प्रोसेसिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ टैक्स सुधार भी हैं जो काफी दिलचस्प लग रहे हैं। हाँ, कुछ बहुत ही टारगेटेड सुधार हैं, जैसे जो नॉन रेजिडेंट्स बॉन्डेड जोन में किसी टोल मैन्युफैक्चरर को कैपिटल गुड्स देते हैं, उन्हें 5 साल के लिए इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। इससे निवेश बढ़ेगा। बिल्कुल। और जो ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट की सुविधा भी दी गई है। अब आते हैं एमएसएमईज पर, यानी छोटे और मध्यम उद्योग। उनके लिए क्या खास है? एमएसएमईज के लिए एक 3-pronged अप्रोच है। 3-pronged? हाँ, मतलब 3 तरफा रणनीति। पहला है इक्विटी सपोर्ट। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। यानी उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मिलेगा। जी। दूसरा है लिक्विडिटी सपोर्ट। इसके लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को अनिवार्य बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि छोटे सप्लायर्स को बड़ी कंपनियों से उनका पेमेंट जल्दी मिलेगा। कैश फ्लो की समस्या कम होगी, जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट। छोटे शहरों में, मतलब टियर 2 और टियर 3 सिटीज में कॉर्पोरेट मित्र बनाए जाएंगे। कॉर्पोरेट मित्र? हाँ, ये प्रोफेशनल्स होंगे जो एमएसएमईज को कंप्लायंस, जैसे जीएसटी फाइलिंग वगैरह में बहुत कम कीमत पर मदद करेंगे। ये तो बहुत अच्छी पहल है। अब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर पर भी इस बार एक नया फोकस दिख रहा है, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म। सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 5 मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब स्थापित करेगी। मतलब
दुनिया भर से लोग इलाज के लिए भारत आएंगे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है केयर इकोसिस्टम। इसमें 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाएगा जो बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल करेंगे। टूरिज्म को लेकर भी कुछ योजनाएं हैं। हाँ, 15 पुरातात्विक स्थलों आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों में बदला जाएगा। मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि अनुभव करना। सर्विस सेक्टर में एक बहुत बड़ी टैक्स छूट की भी घोषणा हुई है। जी, और ये शायद इस बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। जो विदेशी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर बनाकर विदेशी ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देंगी, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। 1 मिनट, 2047 तक? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। इसका मकसद है भारत को दुनिया का डेटा हब बनाना। इससे तो बहुत निवेश आएगा। बिल्कुल, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली रणनीति है। चलिए, अब विकास की नींव यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च यानी पब्लिक कैपेक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है और इसमें कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिक परियोजनाएं हैं। जैसे कि एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ेगा। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं होगी, ये देश की एक इकोनॉमिक आर्टरी बनेगी। और जलमार्गों के बारे में भी कुछ है? हाँ, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। सोचिए, हमारी नदियां ट्रांसपोर्ट हाईवे का काम करेंगी। ये सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए भी सबसे अच्छा तरीका है। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन को लेकर क्या योजना है? अब फोकस बड़े शहरों से हटकर टियर 2, टियर 3 और मंदिर शहरों पर है। और इन शहरों को जोड़ने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे ग्रोथ कनेक्टर्स की योजना है। और ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। यहाँ एक दोहरी रणनीति है। एक तरफ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS योजना। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए है। जी। और दूसरी तरफ बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लिथियम आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट जारी रहेगी। ठीक है, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर। अब उन क्षेत्रों की बात करते हैं जो सीधे लोगों से जुड़े हैं। शुरुआत कृषि से करते हैं। कृषि में इस बार टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर है। एक नई पहल है भारत विस्तार यानी भारत विस्तार। इसमें क्या होगा? ये कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल को लेकर है। किसानों को मौसम, मिट्टी, कीटों के बारे में सटीक जानकारी उनके फोन पर मिलेगी। ये तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा बागवानी में अखरोट और बादाम जैसे हाई वैल्यू बागों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मत्स्य पालन यानी फिशरीज सेक्टर के लिए? मछुआरों के लिए एक बहुत बड़ा टैक्स प्रस्ताव है। अब भारतीय जहाजों द्वारा हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब EEZ में पकड़ी गई मछली पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे मछुआरों की आय सीधे तौर पर बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अब आते हैं सामाजिक कल्याण और जीवन की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग पर। दिव्यांगजनों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? दिव्यांगजनों के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना। और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक निमहांस 2 की स्थापना की जाएगी। ये एक बहुत जरूरी कदम है। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़े बदलाव हैं वो टैक्स सरलीकरण में दिखते हैं। अच्छा, टैक्स को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है? कुछ बहुत ही व्यवहारिक चीजें की गई हैं। जैसे मोटर दुर्घटना के दावों पर जो ब्याज मिलता है उस पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये पीड़ित परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले TCS का क्या हुआ? हाँ, उसमें बहुत कंफ्यूजन था। 5% और 20% की अलग अलग दरें थीं। अब उसे सबके लिए एक समान 2% कर दिया गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। कुछ छोटे मोटे टैक्स से जुड़े अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, डिक्रिमिनलाइजेशन। ये विश्वास आधारित शासन की तरफ एक कदम है। तो इन सब योजनाओं के बाद सरकार की वित्तीय स्थिति कैसी दिख रही है? राजकोषीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य क्या है? देखिए, सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर मजबूती से चल रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है। 4.3%? जी, ये दिखाता है कि सरकार आर्थिक अनुशासन को लेकर गंभीर है। और डेट टू GDP अनुपात को 2030 तक 50% पर लाने का लक्ष्य है। अगर इसे सरल भाषा में समझें कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, तो देखिए, हर एक रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा करीब 24 पैसे उधार से आता है। उसके बाद 21 पैसे इनकम टैक्स से। और जाता कहाँ है? खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे राज्यों को टैक्स के हिस्से के रूप में जाता है और ठीक उसके बाद 20 पैसे पुराने उधार का ब्याज चुकाने में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बजट भविष्य की टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन की सुगमता पर केंद्रित है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि 2047 तक का एक रोड मैप है।
असली चुनौती अब इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के एग्जीक्यूशन में होगी, ताकि इनका फायदा हर वर्ग तक पहुंचे। तो हमारे सुनने वालों के लिए आखिरी विचार क्या है? सोचने वाली बात यह है कि महत्वाकांक्षा और उसे लागू करने की क्षमता के बीच संतुलन कैसे बनेगा। हमने सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड रेल, टैक्स हॉलिडे जैसी बड़ी योजनाओं की बात की, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमारा प्रशासनिक ढांचा इन बदलावों के लिए तैयार है? खाका तो खींच दिया गया है, लेकिन इस इमारत को बनाने वाले हाथ हम सब हैं। ये देखना होगा कि ये आकांक्षा उपलब्धि में कैसे बदलती है। बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।